हेलो स्टूडेंट। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं फैराडे का विद्युत अपघटनीय नियम। इससे पहले वाले वीडियो में आपने विद्युत अपघटनीय सेल के विषय में पढ़ा कि विद्युत अपघटनीय सेल किससे कहते हैं, तो उसी पर आधारित है आपका फैराडे का विद्युत अपघटनीय नियम। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमने आपको बताया था पिछली बार, जो आपके विद्युत अपघटनीय सेल होते हैं, तो विद्युत अपघटनीय सेल में क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड होंगे आपके, कैथोड और एनोड, और इन दोनों को हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से। ये जो सिरा है आपका एनोड है और ये कैथोड का वर्क करता है। इसमें एनोड आपका पॉजिटिव होता है, कैथोड आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, जस्ट ये डेनियल सेल का अपोजिट होता है और इसमें हम कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ भर देते हैं। विद्युत अपघट्य पदार्थ के रूप में NaCl हो गया, ठीक है, या कोई भी जो आयंस के रूप में टूट जाते हैं। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड पे अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं, ये भी हमने आपको बताया था। अब देखो कैथोड पे क्या अभिक्रिया हो रही है और एनोड पे, एट कैथोड और एट एनोड। एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शंस होते हैं किस प्रकार से होते हैं, देखो NaCl इस सॉल्यूशन में है तो ये गलित, इसको आप गलित NaCl कह सकते हैं। ठीक है, गलित NaCl है, मोल्टन है, ये हम आपको बता चुके हैं पहले। तो गलित NaCl Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। तो ये आप लोगों को पता है कि माइनस हमेशा प्लस के पास जाएगा और प्लस किसके पास जाएगा, माइनस के पास। इसका मतलब एनोड पे कौन आ रहा है आपका, Cl- आ रहा है, और कैथोड पे कौन आ रहा है आपका, Na+ आएगा। तो कैथोड पे आ रहा है कौन, Na+, और एनोड पे कौन जा रहा है आपका, Cl-। तो Na+ क्या है, Na+ जब इसके पास जा रहा है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और बनाएगा क्या, सोडियम आयन। और क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Cl बनाएगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 कर देंगे, ये क्लोरीन गैस आपके मुक्त होगी, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे। क्लोरीन गैस, ये गैस के फॉर्म में और ये आपका सॉलिड के फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, मतलब कैथोड की जो छड़ है, कैथोड इलेक्ट्रोड पे कौन आता है, सोडियम। यहाँ पर सोडियम इकट्ठा होता जाता है सॉलिड के फॉर्म में, और यहाँ से आपकी जो Cl2 गैस है ये आपकी निकल जाती है बाहर। ठीक है, तो अब हम क्या बात करते हैं, देखो ये जो विद्युत अपघटनीय सेल है, ठीक है, इसमें जो फैराडे ने नियम दिया अपना, तो फैराडे के नियम के अनुसार क्या है कि देखो, अगर हमें ये कहा जाए, हमसे ये कहा जाए कि सोडियम जो कि कैथोड पे इकट्ठा हो रहा है और क्लोरीन आपका किस पे हो रहा है, एनोड पे इकट्ठा हो रहा है, तो अगर इससे हमें अधिक मात्रा में प्राप्त करना हो, ठीक है, किसको, सोडियम को और क्लोरीन। सोडियम और क्लोरीन जो आपके प्रोडक्ट के तौर पे हैं, उत्पाद के रूप में है,
जो कि कैथोड और एनोड पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो इनकी मात्रा अगर हमें अधिक बढ़ानी हो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है, ठीक है, इस सेल में अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी, ठीक है। जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी उतना ये आयंस में टूटेंगे और एनोड और कैथोड मजबूती से Cl- और Na+ को अपनी ओर खींचेंगे। तो कहने का अर्थ है कि कभी भी जब किसी, देखो लिखा गया है, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये विद्युत अपघट्य का विलयन है, इस विलयन में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो कैथोड और एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, जैसे यहाँ पर कैथोड पर हमारा कौन मुक्त हो रहा है, ये सोडियम, और एनोड पे हमारा क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है हमारी, ठीक है। तो कैथोड और एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्रा होती है वह विद्युत आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो जितना विद्युत आवेश होगा उसकी मात्रा के समानुपाती होती है। तो मान लो, माना किसी विद्युत अपघटनी सेल में किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, यहाँ Z लिख लीजिए, Z नीचे W लिखो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W तथा Q कूलाम का आवेश है, तब फैराडे के नियमानुसार हम क्या कह सकते हैं? देखो, कैथोड और एनोड अर्थात जो इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कैथोड और एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की जो मात्रा है W, वो किसके इक्वल होता है? जो विद्युत धारा जब आप प्रवाहित कर रहे हैं तो जितना आवेश उसमें उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, आवेश की मात्रा, आवेश क्या है? Q है, अर्थात W इज प्रोपोर्शनल किसके होगा? Q। जितना आवेश अधिक होगा उतना ही जो है कि मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा भी अधिक होगी, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनल जब हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है ZQ, जहाँ ये जो Z है इसको कहते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और परंतु आप जानते हैं I बराबर क्या होता है? Q/T होता है, ठीक है। यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो, I/T, देयरफॉर W इक्वल Z, ऐसे रहा। इस Q की जगह पे आप IT लिख सकते हैं, तो Q/IT, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला आपको मिल जाएगा। अगर आपको विद्युत धारा पता है, समय पता है, ठीक है, तो Z अगर आपको पता है कांस्टेंट, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, तो उसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा
आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि W कितना होगा एनोड पे और कैथोड पे। ठीक है, अगर हमें सोडियम और क्लोरीन की मात्रा ज्ञात करनी हो कि इलेक्ट्रोड पर कितना मुक्त हो रहा है, तो वो हम इस फार्मूले की सहायता से आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी में यदि तो हमने कहा आपसे, अगर इसी में ये जो आपका विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें 1 एम्पियर की धारा अगर हम प्रवाहित करें 1 सेकंड के लिए, ध्यान से समझें आप क्या कहा हमने, कि अगर इस विद्युत अपघटनी सेल में 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर की विद्युत धारा हम प्रवाहित अगर करते हैं, तो उस स्थिति में जो आपका W है वो Z इंटू I आपका 1 है, T आपका 1 है, कितना आ गया Z, अर्थात W बराबर Z आ जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी विद्युत अपघटनी सेल में, ठीक है, किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की धारा, किसी विद्युत अपघटनी सेल में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड के लिए प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की जो मात्रा होती है वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक डेफिनेशन अगर हम चाहें तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक का निकाल सकते हैं। तो ये है फैराडे का फर्स्ट लॉ। देखो इसके बाद है आपका फैराडे का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, अगर आपने विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य वाले विलयन ले लिए, ठीक है, और उनको आपने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया एक दूसरे से, तो मान लीजिए ये 2 सॉल्यूशन हैं आपके। ठीक है, ये मान लो CuSO4 का है और ये आपका K2SO4 का है। ठीक है, तो इन दोनों में जो दोनों विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, इन दोनों में क्या है, समान धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, I इसमें भी है, I इसमें भी है, समान विद्युत धारा दोनों में प्रवाहित की जाती है। तो इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा है, ठीक है, इस पर कॉपर सल्फेट वाले विलयन पर जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होंगे पदार्थ, और इसमें जो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ हैं, इन दोनों की जो मात्राएं हैं, ठीक है, ये किसके समानुपाती होती है, पदार्थों की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा W1 है, इसकी आपके W2 है, इसका इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार E1 है, इसका तुल्यांकी भार E2 है, तो फैराडे के नियम के अनुसार आप ये कह सकते हैं कि W1 बाई W2 दिस इक्वल E1 बाई E2। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से 2, 3, 4 जितने भी आपको विद्युत अपघटनी विलयन दिए गए हैं, ठीक है, उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थों की मात्रा हम आसानी से निकाल सकते हैं फैराडे के सेकंड लॉ से। तो W1 बाई W2 इक्वल E1 बाई E2, जहाँ E1 बाई E2, E1 आपका तुल्यांकी भार है पहले वाले विद्युत अपघट्य विलयन का, और E2 तुल्यांकी भार है दूसरे वाले का। ठीक है, और W1 इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा है, और W2 इस वाले, ठीक है, सेकंड वाले विलयन की इसके इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा आपकी W2 होती है। तो ये फैराडे का सेकंड लॉ है। तो ये आपका फैराडे का सेकंड लॉ हो गया।
अब एक चीज़ आती है आपकी फैराडे कांस्टेंट। ये फैराडे कांस्टेंट जो है पहले भी आप पढ़ चुके हैं इसको। तो फैराडे कांस्टेंट क्या होता है, देखो, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित विद्युत आवेश फैराडे नियतांक कहलाता है। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है आपका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये कह रहा है कि 1 मोल, तो 1 मोल बराबर क्या होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की मात्रा जब आप निकालेंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू 6.022 10⁻23, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट आपका 96500 कूलम प्रति मोल आता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या 1 फैराडे। तो 1 फैराडे बराबर आपका होता है कितना 96500 कूलम प्रति मोल। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित विद्युत आवेश फैराडे नियतांक कहलाता है और इसको F से डिनोट करते हैं। तो F बराबर 96500। तो ये फैराडे का नियम हो गया। अब इस वीडियो में इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में कुछ चीज़ें आपकी रह गई हैं, तो एक वीडियो और आपका इसमें आएगा जो कि कल मैं सेंड करूँगा। तो वो वीडियो आपका आखिरी वीडियो होगा इस चैप्टर का। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होगा, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या है कि आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह सब पूछे जाते हैं, काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके स्टूडेंट।